गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेक्ट्रा। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड था और इसके साथ में भी जो वेव नेचर के अपने पास में कुछ रिलेशंस आए थे उनके ऊपर बेस्ड था। पहले जो दो न्यूमेरिकल थे वो मैंने आपको करवाए थे। फर्स्ट जो था वो क्या था, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, एनर्जी कैलकुलेट करवाई। दूसरा जो था उसके अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है और उसमें वेवलेंथ पूछी है। दोनों न्यूमेरिकल हो चुके हैं आपकी इस क्लास के अंदर। लास्ट का अपना जो न्यूमेरिकल था वो ये था, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कितनी दे रखी है 400 नैनोमीटर टू रेड की कितनी है वेवलेंथ 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि ये जो वेवलेंथ की टर्म है इनको कन्वर्ट करना आपको किसमें, फ्रीक्वेंसी में। डायरेक्टली बोले तो वेवलेंथ को आपको किस में चेंज कर देना है, फ्रीक्वेंसी में, तो आंसर आएगा। अब देखो, जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उन दोनों में रिलेशन क्या होता है, देन आप उसको कर पाएंगे। तो जो वेव नेचर की अपने कुछ टर्म्स पढ़ी है, जो फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ पासिंग वेव्स थ्रू ए स्लिट इन अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। या फिर बोल सकते हो इन 1 सेकेंड द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए स्लिट, कि 1 सेकेंड के अंदर एक ही छोटे स्लिट में से निकलने वाली जितनी नंबर ऑफ वेव्स होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है। देन म्यू इक्वल्स होता है c/λ, एक रिलेशन होता है। c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा, तो लैम्डा आप लोगों को इनकी वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है। जब आपने c को मीटर पर सेकंड में लिया है तो वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दे रखा है। नैनोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को ये रिलेशन दिया है कि 1 नैनोमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो उस गिवन डाटा को आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करते ही वो नैनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अबव डाटा है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो ज़रूरी यही है कि दोनों सिमिलर होने चाहिए। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नीचे कितना लिखा है 400, नैनोमीटर को करा तो इंटू 10⁻⁹, तो नैनोमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा, पर सेकेंड, या फिर सेकेंड इनवर्स बोल सकते हो। सेकेंड इनवर्स को ही हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है ना। सेकेंड इनवर्स को ही हम हर्ट्ज भी बोलते हैं या साइकिल पर सेकेंड भी बोल सकते हो इसको आप। रिमेनिंग जितना भी डाटा है उसको कैलकुलेट किया, इसको आप ऊपर लेके जाओगे, जो पावर है वो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो दो पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेंगी 7, 8 और 7 कितनी हो जाएंगी 15। देन इसको कैलकुलेट करोगे तो 15 में रखते हो तो डेसिमल पॉइंट आगे आएगा, 14 में करो तो पीछे आ रहा है, तो डेसिमल आपने इस हिसाब से एडजस्ट किया इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, सेकंड जो कन्वर्जन है म्यू का, म्यू इक्वल्स है c/λ। सेकंड कन्वर्जन के अंदर हम क्या करेंगे, c तो वो का वही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और लैम्डा कितना लेना है इस बार लेना है 750 या 750 नैनोमीटर लेना है। 750 नैनोमीटर को आपने कन्वर्ट किया है, देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁹ मीटर से। सिमिलर प्रोसेस है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया है, सेकेंड इनवर्स बचा। सेकेंड इनवर्स को हम क्या लिख देते हैं, हर्ट्ज लिख देते हैं। तो इसका सेकंड का आंसर कितना आ गया, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। ये था कल की क्लास का न्यूमेरिकल था अपना। आज का अपना टॉपिक रहेगा स्पेक्ट्रम। बहुत बार अपन देखते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। सबसे पहले मैं ये डिफाइन करना चाहूँ, स्पेक्ट्रम इज द ग्राफिक डायग्राम ऑफ एनी एटम। ग्राफिक डायग्राम ऑफ एनी एटम विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पर्टिकुलर एटम। या फिर हम बोल सकते हैं कि हर एक एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो स्पेसिफाई होता है। जिस तरीके से फिंगरप्रिंट होता है ठीक उसी तरीके से स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, वो देखिए कि कोई भी एटम होता है, एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज विल बी कंसंट्रेट इन द न्यूक्लियस व्हाइल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी सर्कुलेटिंग द सर्कुलर पाथ दैट आर नोन एज ऑर्बिटल्स। एटम की एनर्जी कम या ज़्यादा, या फिर उसको कई बार हम क्या करते हैं, एक्सीलरेट करने के लिए उसको चार्ज कर देते हैं। तो एटम को एनर्जी दे या ले, दोनों कंडीशन में क्या होती है कि एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की चेंज होती जाती है। तो एक्साइटेड करने पर इलेक्ट्रॉन लोअर एंड हायर एनर्जी लेवल के अंदर क्या होता है, ट्रांजिट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है,
एक्साइटेड होकर के या तो हायर लेवल में जाता है, या फिर क्या होता है एनर्जी सोर्स अगर हम रिमूव करते हैं तो हायर एनर्जी लेवल में गया वो इलेक्ट्रॉन वापस से लोअर एनर्जी लेवल में आता है। कहने का मतलब है कि चार्जेबल और डिस्चार्जेबल दोनों ही कंडीशन में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अदर एनर्जी लेवल में आता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल होता है उस टाइम अपन को कुछ लाइंस मिलती हैं, उन लाइंस को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम ड्रॉ किस तरीके से करते हैं तो वो देखिए, कोई भी मिक्स्ड लाइट सोर्स है, मिक्स्ड लाइट सोर्स को जब आप निकोल प्रिज्म में से पास आउट करते हो दैट कन्वर्ट इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL। इसके पाथ में जब H2 गैस को रखते हो तो H2 गैस में से प्लेन पोलराइज्ड निकलने के बाद में अपन को एक रिकॉर्डर के अंदर इस तरीके की कुछ लाइंस निकलती हैं जिसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रा। ये लाइंस किससे रिलेटेड होती है? ये लाइंस रिलेटेड होती है एनर्जी लेवल ट्रांजिशन से होती है। किसी का एनर्जी लेवल कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, किसी में ज़्यादा होती है, रेगुलर इरेगुलर, इस तरीके से। तो ये जो स्पेक्ट्रा होगा इसकी बेसिस पे अपन ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये उस एटम का स्पेक्ट्रा है। अब देखो स्पेक्ट्रा जो होगा, दो तरह के फिनोमिना होते हैं कि जब भी लाइट सोर्स के अंदर हमने एटम को रखा है, हो सकता है कि उसके अंदर उस एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला जाए। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन से जो स्पेक्ट्रा हमको मिलेगा उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन का जो फिनोमिना होता है वो रेगुलर होता है, इसलिए उस स्पेक्ट्रम को आप कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम या फिर डार्क स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हो, ठीक है। जबकि दूसरा जो होता है इरेगुलर, उसके अंदर अपन क्या बोल सकते हैं, जब हायर एनर्जी लेवल में गया हुआ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आता है ना। हायर एनर्जी लेवल में गया हुआ इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, वो स्टेप बाय स्टेप आता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आता है। इसलिए उसके अंदर क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, ब्रेकिंग प्रोसेस होगी, या फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगी, तो उसको अपन बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा या फिर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोल सकते हो। तो दो तरह के फिनोमिना है आप लोगों के। तो आप लोगों के सिलेबस में क्लासिफिकेशन नहीं था इसलिए मैंने इसको शो नहीं किया। आप लोगों के डायरेक्टली वही स्पेक्ट्रा है जिसमें इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आकर के गिरता है, मतलब इमिशन स्पेक्ट्रा है। तो और उसमें भी स्पेशली एक ही स्पेक्ट्रम आप लोगों के सिलेबस में, वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो उसका अपन को एक स्पेक्ट्रम मिलता है। तो सबसे पहले जो स्पेक्ट्रम था ना हाइड्रोजन के लिए, उसको बामर ने उस स्पेक्ट्रम को देखा था। तो बामर ने जो स्पेक्ट्रा देखा था उसके अंदर उसने कुछ स्पेसिफिक केस ही देखे थे, वो सारे स्पेक्ट्रा को रीड नहीं कर पाया था, ठीक है ना, सारे स्पेक्ट्रा को रीड नहीं कर पाया था। उसके बेसिस पे उसने एक थीम लाइन दे दी थी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक ही तरह की लाइन होती है, उसको अपने खुद के नाम से उसको दे दिया कि उसको बामर लाइन्स बोलते हैं, क्योंकि वो लाइन जो थी वो विजिबल रीजन से रिलेटेड थी। इसलिए वो उसको स्पेक्ट्रा लेते टाइम जो कलरफुल लाइन्स दिखी थी उसी को उसने नाम दिया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक ही तरह की लाइन होती है, वो कलरफुल होती है, जिनको अपन बोल सकते हैं बामर लाइन्स होती हैं। उसके बाद में उसने क्या किया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए वेव नंबर वगैरह कुछ फंक्शन दिए थे, तो उसको देखते हैं अपन, ठीक है। तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम किस तरीके से लिया जाता है। मिक्स लाइट होती है, निकोल प्रिज्म में से पास आउट करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। PPL मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, उसके पाथ के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस रखा है। तो हाइड्रोजन गैस में से पास आउट होने के बाद में उसके अंदर कुछ लाइन्स बनती है जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ना, उसके लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट थी वो बामर ने दी है। अब बामर ने क्या देखा कि जैसे मान लो कि ये कोई हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एक एटम में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट होते हैं और उन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा ट्रांजिट होकर के तो किसी भी लेवल में जा सकते हैं। बामर का कहना ये था कि जब वापस आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो n=2 में ट्रांजिट होता है और कहीं नहीं जाता, ठीक है ना, क्योंकि उसने जो लाइन देखी थी वो विजिबल रीजन से रिलेटेड लाइन थी, कलरफुल लाइंस थी, तो उसके अकॉर्डिंग n=2 में ट्रांजिशन होता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए फिर उसने एक क्या दिया था, अब उसने क्या किया था फिर कि
जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल बामर एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ही एक्सप्लेन दैट व्हेन द मिक्स लाइट इज पास थ्रू द निकोल प्रिज्म इट टर्न इनटू द प्लेन पोलराइज्ड लाइट और passes through the hydrogen gas. Then we obtain some colorful lines that belongs to the visible region named as Balmer lines. ठीक है, ये बोल चुके अपन पहली बात. उन लाइंस के अंदर उसने बोला था उनका ट्रांजिशन n बराबर इनफाइनाइट लेवल तक भी गई हुई होती है. तो किस में आती है? n=2 के अंदर आती है. फिर इसने वेव नंबर को फाइंड आउट करने के लिए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और दी थी, म्यू बार. म्यू बार क्या होती है? वेव नंबर होती है, नंबर ऑफ वेव्स इन डेफिनेट लेंथ, है ना, या 1 मीटर लेंथ बोल सकते हो. तो वेव नंबर के लिए उसने एक फॉर्मूला दिया था, म्यू बार इक्वल्स 1/RH, जहाँ पे रिडरबर्ग कांस्टेंट होता है, और 1/n2² माइनस 1/n1². ठीक है ना. सॉरी, ये 1/RH नहीं है बेटा, RH ही है. ठीक है, RH n2² माइनस 1/n1², जहाँ पे उसने बोला कि लोअर एनर्जी लेवल माइनस हायर एनर्जी लेवल होता है. ठीक है, तो n1 जो है वो तो क्या है? हायर एनर्जी लेवल है, और n2 जो है वो कौन सा है? लोअर एनर्जी लेवल है. तो हायर एनर्जी लेवल की तो वैल्यू हमको पता नहीं है कि कितने से जा रहा है. n बराबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 पता नहीं कितने में गया होगा, पर n2 बराबर हमेशा डेफिनेट है कि कितने में आएगा? 2 में आएगा. इसके लिए उसने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया था. तो म्यू बराबर n2 की वैल्यू रख ली, 2 का स्क्वायर रख दिया था. RH क्या होता है? रिडरबर्ग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है. कांस्टेंट है, वैल्यू आपको याद रखनी है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है यहाँ तक. तो सबसे पहले उसने देखा, उसी लाइन के लिए वेव फंक्शन का फॉर्मूला दे दिया था, वेव नंबर को कैलकुलेट करने का. उसके बाद में देखो, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को वाइडली रीड किया गया, उसके बाद में देखा तो बट एक्चुअली देयर आर मैनी लाइन्स आर प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दैट आर फॉलोइंग. कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कम्प्लीटली जब स्टडी करा तो उसमें देखा कि एक ही तरह की लाइन नहीं, एक से ज़्यादा तरह की लाइन्स उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो इसलिए जो बामर का स्पेक्ट्रम था वो फेल्ड आउट हो गया था. अब देखो कि जो अपने स्ट्रेटजी देखी है कि निकोल प्रिज्म में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट आएगी इस तरीके से. उसके बाद में जब वो लाइट पास थ्रू होती है इस एटम में से, तो उसके अंदर क्या क्या फिनोमिना होते हैं. तो मैं इस कट का डायग्राम ले रही हूँ. तो इसके अंदर ये हो सकते हैं कि हमने इतने सारे एनर्जी लेवल ड्रॉ किए, तो जाने वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में चला गया, तो उसकी एक ही प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो n बराबर 2 में जाएगा. नहीं, अगर अपर लेवल में गया हुआ इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में ट्रांजिट होता है, चाहे वो 8th एनर्जी लेवल में गया हो, 7th में, 6th, 4th, 5th, इस तरीके से किसी भी एनर्जी लेवल में गया हो, लेकिन अगर रिटर्न होते टाइम वो n=1 एनर्जी लेवल में आता है, तो इस तरीके से जो लाइन्स मिलती हैं उस लाइन्स को नाम क्या दिया गया था? लाइमन लाइन्स. ठीक है. फिर हायर एनर्जी लेवल में गया हुआ इलेक्ट्रॉन n= अगर 2 के अंदर ट्रांजिट करता है तो उसको अपन बोलते हैं बामर लाइन्स. ठीक है. n= हायर लेवल में गया हुआ इलेक्ट्रॉन n=3 में ट्रांजिट करता है, 3 एनर्जी लेवल में आकर के गिरता है, तो उसको हम बोलते हैं पास्चन लाइन्स. n= अगर 4 में ड्रॉप आउट होता है तो हम उसको बोलते हैं ब्रैकेट लाइन्स. n=5 में ड्रॉप आउट होता है देन उसको फंड, और n=6 में अगर आकर के ड्रॉप आउट होता है देन उसको हम बोलते हैं हेम्फ्री लाइन्स. अपर लेवल में किसी में भी जा सकते हैं. अब देखो इसके लिए अपर लेवल क्या होगा? 1 में आएगा, तो मिनिमम किस में से आ सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहीं से भी आ सकता है. इसके लिए लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी है? 2. तो हायर एनर्जी लेवल की वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसके लिए n= लोअर कितना है? 3. तो हायर एनर्जी लेवल हो सकता है 4, 5, 6, 7, 8, 9. इसमें n=4 लोअर लेवल है, तो 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या हो गया? हायर एनर्जी लेवल हो गए. लोअर लेवल 5 है तो हायर एनर्जी लेवल 6 से स्टार्ट हो गए, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से. और इसके अंदर 6 है तो स्टार्ट हो गए 7, 8, 9 इस तरीके से. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस भी एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग लाइन्स मिलती है. अब देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो यहाँ से यहाँ तक आने में जाती है. तो हाईएस्ट एनर्जी की लाइंस कौन सी हैं? लाइमन लाइंस. हेम्फ्री का आप लोगों की बुक में जिक्र नहीं है, तो आप फंड तक ही याद रखें इसको. तो सब हाईएस्ट लाइंस जो एनर्जी गैप है, हाईएस्ट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द लाइमन लाइंस, या फिर आप बोल सकते हो लाइमन लाइंस आर बिलोंग विद द हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स. फंड लाइंस जो होती है उनके लिए लोवेस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है.
एनर्जी जो होती है वो वेवलेंथ का रिवर्स होती है। इसके लिए लोवेस्ट इनकी वेवलेंथ होती है, हाईएस्ट एनर्जी होती है। इनकी लोवेस्ट एनर्जी होती है, हायर क्या होती है, वेवलेंथ होती है। ये होती है फंड लाइंस के लिए। उसके बाद में देखो जो फॉर्मूला बामर ने दिया था उस फॉर्मूले को थोड़ा सा इम्प्रूव करके रिड्ज ने प्रेजेंट किया था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करी थी वेवलेंथ किसी भी हाइड्रोजन लाइन के लिए, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करके क्या रखा था, म्यू बार इक्वल्स, ठीक है ना, म्यू बार वेव नंबर होता है, वो वेवलेंथ का जस्ट रिवर्स होता है, तो म्यू बार इक्वल्स होता है 1/λ, ठीक है। और या फिर आप उसको रख सकती हो μ/c, ठीक है। इसके इक्वल लिया रखा था, म्यू बार इक्वल्स हो गया RH 1/n1² माइनस 1/n2² हो गया, ठीक है ना, 1/n1² माइनस 1/n2² हो गया। इसके लिए देखो आप लाइमन ले रहे हो तो n1 के लिए 1 आ जाएगी, बामर ले रहे हो तो 2, पास्चन 3, ब्रैकेट 4, फंड 5, इस तरीके से हायर लाइंस की आपको वैल्यू दी हुई मिलती है उसके अंदर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए अपन उनके लिए क्या निकाल सकते हैं, म्यू बार। जो म्यू बार आएगा उसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, सेंटीमीटर इन्वर्स होगी, क्योंकि RH जो है उसकी यूनिट क्या आई अपने पास 109,677 109,677 सेंटीमीटर इन्वर्स है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर इन्वर्स में आएगी। अब देखो हमने इस चीज़ को देख लिया, फिर भी एक बार देखें, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हेम्फ्री लिखी है। इनके लिए लोवेस्ट एनर्जी लेवल, इफ़ द लोवेस्ट एनर्जी लेवल इज़ 1 देन लाइमन लाइन्स, n इक्वल्स 2 है देन बामर लाइन्स है, 3 में ट्रांजिशन करता है देन पास्चन लाइन्स है, 4 में ट्रांजिशन करता है देन ब्रैकेट लाइन्स है, 5 में करता है देन फंड लाइन्स है, और 6 में ट्रांजिशन करने से कौन सी लाइन्स मिलती है, हेम्फ्री लाइन्स मिलती हैं। हायर एनर्जी लेवल रेस्पेक्टिव नेक्स्ट लेवल क्या होगा, 1 है तो 2, 3, 4, 5, 2 है तो 3, 4, 5, इनके लिए ये रेस्पेक्टिव क्या हो जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल्स होंगे। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी की जो लाइंस होती है वो कौन सी होती है, लाइमन, याद रखनी है, हाईएस्ट एनर्जी लोवेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि ई जो होता है वो 1/λ होती है ना, इन्वर्सली रिलेशन होता है ई के अंदर। क्यों, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ई इक्वल्स क्या होता है, एच न्यू बराबर होता है C/λ, तो HC/λ, तो ई का और सी का जो रिलेशन होता है वो कैसे होता है, रिवर्स होता है। तो जिसकी एनर्जी हाईएस्ट है उसका वेवलेंथ क्या होगा, लोवेस्ट होगा, और जिसकी एनर्जी लोवेस्ट है उसका वेवलेंथ क्या होगा, हाईएस्ट होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ये याद रखनी है, लाइमन लाइंस जो होती है वो यूवी रीजन से रिलेटेड होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन से रिलेटेड होती है। बामर लाइंस विजिबल रीजन से, सिर्फ और सिर्फ एक ओनली बामर लाइंस ऐसी होती है जो विजिबल होती है, सिर्फ दिखती हैं। बामर ने सबसे पहले ये लाइंस देखी थी, इसीलिए उसने बोला था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सिर्फ एक ही तरह की लाइंस ऑब्टेन होती हैं। पास्चन लाइंस किससे होती हैं, नियर IR से, इंफ्रारेड रीजन से होती है, और नेक्स्ट जो ब्रैकेट है वो फार IR रीजन से होती है, और फंड जो होती है कुछ लोग बोल देते हैं मिड IR से, जबकि आप रेडियो वेव से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या फिर इन तीनों को अगर IR बोलते हो, इसको भी अगर फार IR में लेते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नीचे वाली तीनों लाइंस जो होती है वो IR से या इंफ्रारेड रीजन से होती है, बामर वाली लाइंस विजिबल से, और ऊपर वाली लाइंस किससे होती है, यूवी रीजन से रिलेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन एक फॉर्मूला देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है n × n-1/2, ठीक है ना, n × n-1/2। ये क्या है, इसके अंदर n क्या होता है उस चीज़ को अपन देखेंगे टोटल। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है ना, उसको वाइल्ड तरीके से बताया है। पहली बात तो ये बताया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें अपन ने 2 तरह के स्पेक्ट्रम देखे हैं, एब्जॉर्प्शन, इमिशन। आप लोगों की इतना नहीं था इसलिए मैंने इसको स्किप आउट किया। इमिशन स्पेक्ट्रा है जिसमें हायर एनर्जी लेवल में गया हुआ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आता है, जैसे आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखा है, अपर लेवल में गया हुआ इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में आ रहा है। उसके बाद में जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर बामर की पॉइंट्स देखें। बामर की पॉइंट्स के बाद में आपने क्या देखा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कई तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है, जैसे लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हेम्फ्री। ये हर एक लाइन के लिए आपको याद रखना है किस एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा। नेक्स्ट आपको उसके लिए वेव नंबर का फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना है कि वेव नंबर किस तरीके से कैलकुलेट करना है।
देन आपको याद रखना है कि कौन सी रीजन की हाईएस्ट एनर्जी है, लोवेस्ट है, वेवलेंथ क्या है, इस तरीके से। उसके बाद में आप लोगों को ये रीज़न याद रखने हैं कि कौन सी लाइन किस रीजन से रिलेटेड होती है। आज का जो मैटर था वो कम्प्लीटली टेक्निकल था बेटा, ये आपको याद रखना है। कल की क्लास में इसके ऊपर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो देखेंगे अपन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।